महाराष्ट्र जन सुरक्षा कानून महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक विधेयक है जिसे विधानमंडल में 2024 के पावसाळी अधिवेशन में पेश किया गया था। इसमें महायुति सरकार ने पुनः सादर किया है और वर्तमान में इसे संयुक्त चिकित्सा समिति के समक्ष विचाराधीन रख दिया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य शहरी नक्सलवाद और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों से निपटना बताया गया है। सरकार का दावा है कि यह विधेयक राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और नक्सली विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक है। हालांकि इस प्रस्तावित कानून ने व्यापक विवाद को जन्म दिया है क्योंकि इसके समर्थक इसे सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि आलोचक इसे नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कानून को अगर लागू किया जाता है तो इसके क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं। हम इस कानून के प्रावधानों, इसके संभावित फायदे, खतरों, सरकार के उद्देश्य और इसके ऐतिहासिक संदर्भ का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं अमित वांद्रे। महाराष्ट्र जन सुरक्षा कानून क्या है? महाराष्ट्र जन सुरक्षा विधेयक 2024 एक ऐसा कानून है जो राज्य सरकार को उन संगठनों या व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करता है जिन्हें सार्वजनिक सुव्यवस्था के लिए खतरा माना जाता है। यदि कोई संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों में शामिल है जो सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालती है तो उसे गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। गैर कानूनी गतिविधि की परिभाषा को व्यापक और अस्पष्ट रखा गया है, जिसमें कृत्य, लेखन, संकेत या अन्य माध्यमों से सरकार के खिलाफ असहमति व्यक्त करना शामिल हो सकता है। इसमें शामिल व्यक्तियों या संगठनों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें लंबी जेल अवधि और जुर्माना शामिल है। सरकार का कहना है कि यह कानून विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में नक्सली विचारधारा के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया है। हालांकि शहरी नक्सलवाद शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। यह विधेयक पहली बार 2024 में पेश किया गया था, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। अब बहुमत के बल पर सरकार इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार के हिसाब से इस कानून से कुछ संभावित फायदे हैं। इस विधेयक के समर्थकों का मानना है कि यह राज्य की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्या है इसके फायदे? सुरक्षा में वृद्धि। महाराष्ट्र जैसे बड़े और औद्योगिक राज्य में शहरी क्षेत्रों में हिंसा और अराजकता फैलाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह कानून सरकार को ऐसे तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की शक्ति देता है जिससे कानून व्यवस्था बनी रह सकती है। नक्सलवाद पर अंकुश। सरकार का दावा है कि शहरी नक्सलवाद एक उभरता हुआ खतरा है जो युवाओं को भड़काने और हिंसक गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास कर रहा है। यह कानून ऐसी विचारधारा के प्रसार को रोकने में मदद कर सकता है। संगठित अपराध पर नियंत्रण। विधेयक संगठित अपराध और अवैध गतिविधियों में शामिल संगठनों पर नकेल कसने का प्रावधान करता है। इससे माफिया और आतंकवादी नेटवर्क जैसे समूहों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकती है। सामाजिक स्थिरता। यदि यह कानून हिंसक और विघटनकारी ताकतों को रोकने में सफल होता है तो यह सामाजिक सौहार्द और स्थिरता को बढ़ावा दे सकता है, जो महाराष्ट्र जैसे बहुसांस्कृतिक राज्य में एक महत्वपूर्ण है। निवारक उपाय। कठोर प्रावधानों के कारण संभावित अपराधों के लिए एक निवारक रूप में कार्य कर सकता है, जिससे अपराध की दर में कमी आ सकती है। अब बात करते हैं इसके संभावित धोखे के बारे में। हालांकि विधेयक के समर्थक इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हैं, लेकिन इसके आलोचकों का कहना है कि इसके कई गंभीर खतरे हैं जो लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। नागरिक स्वतंत्रता पर हमला। विधेयक में गैर कानूनी गतिविधि की अस्पष्ट और व्यापक परिभाषा सरकार को असहमति को दबाने का अधिकार दे सकती है। सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और आम नागरिक जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं वे इसके दायरे में आ सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का हनन। संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। यह कानून इस अधिकार को सीमित कर सकता है क्योंकि सरकार विरोध को सार्वजनिक सुव्यवस्था के लिए खतरा करार दे सकती है। दुरुपयोग की संभावना। इतिहास गवाह है कि ऐसे कठोर कानूनों का उपयोग अक्सर राजनीति विरोधी, अल्पसंख्यकों और असहमत आवाजों को दबाने के लिए किया जाता है। इस विधेयक का भी दुरुपयोग संभव है जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की ठेस पहुंचा जा सकती है। शहरी नक्सलवाद की अस्पष्टता। विधेयक में शहरी नक्सलवाद शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसकी कोई ठोस परिभाषा नहीं दी गई है। इससे मनमानी कार्रवाई की आशंका बढ़ती है क्योंकि सरकार किसी भी गतिविधि को इस श्रेणी में शामिल कर सकती है। न्यायिक प्रक्रिया का कमजोर होना। कठोर दंड और संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने की शक्ति कार्यपालिका को असीमित अधिकार दे सकती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रभावित हो सकता है।
सामाजिक विभाजन। यदि इस कानून का उपयोग समुदाय या विचारधाराओं के खिलाफ किया जाता है तो यह सामाजिक तनाव और विभाजन को बढ़ावा दे सकता है, जो महाराष्ट्र जैसे विविध राज्यों के लिए हानिकारक होगा। सरकार का उद्देश्य महाराष्ट्र सरकार इस कानून के माध्यम से कई उद्देश्यों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख उद्देश्य कुछ ऐसे हैं। सुरक्षा का संदेश। सरकार यह साबित करना चाहती है कि वह राज्य की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। नक्सलवाद और आतंकवाद जैसे खतरों से निपटने के लिए कठोर कदम उठाने के उसकी प्राथमिकता है। राजनीतिक संदेश। महायुति सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और अन्य सहयोगी दल शामिल है, अपने समर्थकों को यह दिखाना चाहती है कि वो कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाए हुए है। यह एक राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है, खासकर आगामी चुनाव के संदर्भ में। नक्सलवाद पर नियंत्रण। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलवाद अब शहरी क्षेत्रों में पैर पसार रहा है। यह कानून इस खतरे को रोकने का प्रयास है, जिससे शहरी युवाओं को कट्टरपंथी विचारधारा से बचाया जा सकता है। केंद्र के साथ तालमेल। केंद्र सरकार ने भी आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कठोर कानूनों को बढ़ावा दिया है, जैसे कि यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। महाराष्ट्र सरकार इस विधेयक के जरिए केंद्र की नीतियों के साथ कदमताल करना चाहती है। असहमति को नियंत्रित करना। कुछ आलोचकों का मानना है कि सरकार इस कानून के जरिए असहमति और विरोध की आवाज को नियंत्रित करना चाहती है। यह एक संदेश है कि सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औपनिवेशिक कानून से समानता। ब्रिटिश शासन के दौरान कई कानून बनाए गए, जैसे कि रॉलेट एक्ट 1919 और इंडियन पिनल कोड की धारा 124A मतलब राजद्रोह, जिनका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाना था। इन कानूनों में अस्पष्ट परिभाषाएं और कठोर दंड के प्रावधान थे, जो सरकार को असहमति को कुचलने की शक्ति देते थे। महाराष्ट्र जन सुरक्षा कानून की अस्पष्ट भाषा और व्यापक शक्तियां इन औपनिवेशिक कानून की याद दिलाती है। हालांकि यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि यह विधेयक आधुनिक संदर्भ में बनाया गया है और इसका लक्ष्य शहरी नक्सलवाद जैसे समकालीन चुनौती है, जो औपनिवेशिक काल में मौजूद नहीं थी। अंग्रेजों के कानून मुख्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए थे, जबकि यह कानून आंतरिक सुरक्षा और विचारधारा पर केंद्रित है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाया है, जहां सरकार नागरिकों को संदेह के नजर से देखती है और उन्हें नियंत्रित करने के लिए कठोर उपाय अपनाती है। यह लोकतांत्रिक भारत के लिए अनुपयुक्त माना जा रहा है। महाराष्ट्र जन सुरक्षा कानून संगठन, पत्रकारों और विरोधियों के लिए खतरा माना जा रहा है। आलोचकों का मानना है कि यह संगठनों, पत्रकारों और सरकार के विरोधियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसकी अस्पष्ट परिभाषाएं, व्यापक शक्तियां और कठोर प्रावधान इसे दमनकारी बनाते हैं। अस्पष्ट परिभाषाएं और मनमानी व्याख्या। इस विधेयक में गैरकानूनी गतिविधियां और शहरी नक्सलवाद जैसे शब्दों की परिभाषा अस्पष्ट और व्यापक रखी गई है। इसमें ऐसी गतिविधियां शामिल हो सकती है जो सरकार के खिलाफ असहमति व्यक्त करती हो, चाहे वह लेखन, भाषण या प्रदर्शन के माध्यम से हो। इस अस्पष्टता के कारण सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी भी संगठन, पत्रकार या विरोधी को आसानी से निशाना बना सके। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि मान लीजिए एक गैर कानूनी संगठन एनजीओ ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों के लिए काम कर रहा है और सरकार की खनन नीतियों की आलोचना करता है। सरकार इसे सार्वजनिक सुव्यवस्था के लिए खतरा या नक्सल समर्थन गतिविधि करार दे सकती है, भले ही संगठन हिंसा में शामिल न हो। इसी तरह 2018 में भीमा कोरेगांव मामले में भी कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, केवल इसीलिए क्योंकि उनकी गतिविधियां नक्सल समर्थन से जोड़ा गया। हालांकि अभी तक भीमा कोरेगांव के सभी आरोपियों पर नक्सली समर्थन होने का दोष साबित नहीं हो पाया है। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह कानून इस अधिकार को सीमित कर सकता है। पत्रकार जो सरकार की नीतियों को आलोचना करते हैं या संगठन जो जनहित में प्रदर्शन करते हैं, वे आसानी से इसके दायरे में आ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, यदि कोई पत्रकार महाराष्ट्र में बेरोजगारी या भ्रष्टाचार पर एक खोजी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो सरकार इसे असंतोष फैलाने का प्रयास मान सकती है। उदाहरण के लिए 2021 में पत्रकार सिद्दीकी कंपन को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था, जब वे हाथरस बलात्कार मामले में रिपोर्टिंग के लिए जा रहे थे। इसी तरह इस नए कानून के तहत भी पत्रकारों को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है।
संगठनों पर प्रतिबंध की शक्ति। इस विधेयक में सरकार को किसी भी संगठन को गैर कानूनी घोषित करने का अधिकार दे दिया गया है यदि वह मानती है कि वह संगठन सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा है। यह प्रावधान सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संगठनों के लिए बड़ा जोखिम पैदा करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सरकार से असहमत है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में यदि कोई मजदूर यूनियन हड़ताल करती है या कोई पर्यावरण संगठन बांध परियोजना का विरोध करती है तो सरकार इसे गैर कानूनी घोषित कर सकती है, जिससे संगठन के सदस्यों को जेल और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। दुरुपयोग की संभावना। इतिहास से पता चलता है कि ऐसे कठोर कानून का उपयोग अक्सर राजनीतिक विरोधियों और असहमत आवाजों को चुप कराने के लिए किया जाता है। इस विधेयक के तहत सरकार अपने विरोधियों को आसानी से निशाना बना सकती है, जिससे लोकतंत्र कमजोर होगा। उदाहरण के लिए 2014 में छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी जी आदिवासी शिक्षिका और आम आदमी पार्टी के नेता है, उन पर और उनके अन्य कार्यकर्ताओं को नक्सली समर्थन होने का आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। हालांकि इस मामले में उन्हें निर्दोष मुक्तता मिल गई। महाराष्ट्र में भी यदि कोई विपक्षी नेता सरकार के खिलाफ आंदोलन करता है तो उसकी शहरी नक्सलवाद करार देकर दबाया जा सकता है। यह राजनीतिक प्रतिशोध का हथियार बन सकता है, जैसे कि पहले यूएपीए और एनएसए जैसे कानून में देखा गया है। कठोर सजा और न्यायिक प्रक्रिया का अभाव। इस विधेयक में कठोर दंड का प्रावधान है, जिसमें लंबी जेल की अवधि और भारी जुर्माना शामिल है। साथ ही यह सरकार को बिना व्यापक जांच या निष्पक्ष सुनवाई के कार्रवाई करने का शक्ति प्रदान करती है। इससे पत्रकारों, संगठनों और विरोधियों को लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता है, भले ही उनके खिलाफ ठोस सबूत ना हो। उदाहरण के तौर पर भीमा कोरेगांव मामले में सुधा भारद्वाज और वरवर राव जैसे कार्यकर्ताओं को सालों तक जेल में रखा गया था, वो भी बिना मुकदमे के, जिसके बाद उन्हें बेल मिल गई। लेकिन आज भी इस केस में कई वकील और सामाजिक कार्यकर्ता जेल में बंद है बिना ट्रायल के। इस कानून के तहत भी ऐसा ही हो सकता है, जहां एक पत्रकार या संगठन का सदस्य केवल संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया जाए, जिससे उनकी जिंदगी और करियर तबाह हो सकता है। शहरी नक्सलवाद की अस्पष्टता। शहरी नक्सलवाद शब्द इस विधेयक का केंद्र है, लेकिन इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। यह स्पष्टता सरकार को मनमाने ढंग से किसी को भी निशाना बनाने में छूट देती है। इससे वे लोग खतरे में हैं जो सरकार की नीतियों से असहमत है, भले ही उनकी गतिविधियां हिंसक न हो। 2018 में लेखक और प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को शहरी नक्सल के रूप में लेबल किया गया था, केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। इस कानून के तहत कोई भी बुद्धिजीवी, पत्रकार या संगठन जो सरकार के खिलाफ बोलता है, उसे इसी तरह से निशाना बनाया जा सकता है, जिससे विचारों की स्वतंत्रता खत्म हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक दबाव। यह कानून संगठनों और व्यक्तियों पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव बढ़ा सकता है, जो डर के कारण सरकार की आलोचना करने से बचेंगे, जिससे लोकतांत्रिक बहस और चर्चा कमजोर होगी। उदाहरण के तौर पर चीन में जहां सख्त निगरानी और दमनकारी कानून लागू है, पत्रकार और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ बोलने से डरते हैं। महाराष्ट्र में भी यदि यह कानून लागू होता है तो लोग डर के कारण सरकार की आलोचना नहीं करेंगे, जिससे जनता की आवाज दब जाएगी। उदाहरण के लिए यदि कोई संगठन किसानों के अधिकार के लिए प्रदर्शन करता है तो उसे नक्सल समर्थक ठहराकर चुप कराया जा सकता है। महाराष्ट्र जन सुरक्षा कानून अपने अस्पष्ट प्रावधानों, व्यापक शक्तियों और कठोर दंड के कारण संगठनों, पत्रकारों और विरोधियों के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकता है। यह अभिव्यक्ति की आजादी को कुचल सकता है, असहमति को दबा सकता है और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को कमजोर कर सकता है। उदाहरणों से स्पष्ट है कि ऐसे कानून का दुरुपयोग पहले भी हो चुका है, जैसे कि यूएपीए और एनएसए के तहत। यदि इस कानून को लागू किया जाता है तो यह सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को चुप कराने का हथियार बन सकता है। इसलिए इसे लागू करने से पहले इसके प्रावधानों को स्पष्ट करना और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन बना रहे।